नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने श्वसन वाले चैप्टर से ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ऑक्सी श्वसन की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सी श्वसन है, उनकी विभिन्न क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसका भाग जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पहली किसकी? ऑक्सी श्वसन की पहली क्रिया है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। हाँ भाई, शब्द जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्रीक भाषा के, ये जो शब्द ग्लाइकोलाइसिस है ये ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के शब्द ग्लाइकोज प्लस लाइसिस से मिलके बना है। ग्लाइकोज प्लस लाइसिस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है शर्करा का विघटन। शर्करा विघटन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शर्करा का विघटन होता है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो 10 रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ये संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया 10 रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत संपन्न होती है। इस जो पथ की खोज है वो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के की। इस पथ की खोज किसने की? 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, और ये 3 वैज्ञानिक थे एम्बडेन, मेयरहाफ और पारनास। तो इनके नाम के पहला अक्षर EMP, ई से एम्बडेन, M से मेयरहाफ और P से पारनास, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ भी कहते हैं। कौन सा पथ भी कहते हैं? EMP पथ भी कहा जाता है। EMP पथ की सभी क्रियाएं यानी ग्लाइकोलाइसिस की सभी क्रिया EMP पथ की सभी क्रियाएं कहाँ पे संपन्न होती हैं? कोशिका द्रव्य में। EMP पथ की सभी प्रक्रियाएं या सभी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो EMP पथ में संपन्न होती हैं वे कहाँ पे पूरी होती हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं। EMP पथ को संपन्न करने के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना, EMP पथ के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है, अर्थात ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इस पथ की सभी जो क्रियाएं हैं वो सभी जीवों में समान होती हैं। लगभग सभी जीवों में, चाहे वो ऑक्सी श्वसन करने वाले हो चाहे वो अनॉक्सी श्वसन करने वाले हो, क्योंकि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस या EMP पथ है वो समान तरीके से पूर्ण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि EMP पथ ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में एक प्रकार से यानी समान रूप से संपन्न होता है। EMP पथ में एक ग्लूकोज के द्वारा 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। कुछ मात्रा में ऊर्जा बनती है। हाँ जी, इसमें संपन्न होने वाली जो ये 10 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको 3 चरणों में समझा जा सकता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में।
पहला चरण है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। हाँ जी, देखिए ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण में यानी इस चरण में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है। ग्लूकोज का जो एक अणु भाग लेता है, इसमें कितना अणु भाग लिया? एक अणु भाग लेता है। ग्लूकोज का कितने अणु भाग लेते हैं? एक अणु। ये ग्लूकोज का जो एक अणु है ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का उपयोग करके एडीपी बनाता है, अर्थात एक फास्फेट समूह काम में ले लिया जाता है और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन काम में लिए जाते हैं। तो ग्लूकोज के 6ठे कार्बन के साथ यहाँ से एक फास्फेट समूह जुड़ जाता है, अर्थात क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। कहने का मतलब एटीपी है, इसके अंदर 3 फास्फेट समूह हैं, उनमें से एक फास्फेट समूह ग्लूकोज के 6ठे कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ये एडीपी यानी एडोसिन डाई फास्फेट बन जाता है। ये ट्राई था, वो डाई में रूपांतरित हो गया, एक फास्फेट समूह ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है। अब ये ग्लूकोज जो 6 फास्फेट है ये भी 6 कार्बन वाला यौगिक होता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी देखो नाम से पता लग रहा है आइसोमरेज, यानी आइसोमर क्या होते हैं? समावयवी होते हैं। तो ये समावयवी अर्थात ग्लूकोज है अपने समावयवी में रूपांतरित हो जाएगा, किसमें? फ्रक्टोज में। ग्लूकोज किस में रूपांतरित हो जाएगा? फ्रक्टोज में। और ये 6 फास्फेट ऐसे की ऐसे। हाँ भाई, समावयवी क्या कहलाते हैं? यानी वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो? समान हो, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो अणुसूत्र होता है वो सेम C6H12O6 होता है, केवल इनकी संरचना डिफरेंस होती है। तो ग्लूकोज है वो अपने समावयवी फ्रक्टोज में रूपांतरित हो गया। ये भी कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है यह फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक एटीपी का उपयोग करेगा, एक एटीपी का उपयोग करेगा और वही मैग्नीशियम आयन यहाँ पे काम में आएंगे और फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। अर्थात पहले तो यहाँ से एटीपी से एक फास्फेट समूह 6ठे कार्बन से जुड़ा था, अब यहाँ से एक फास्फेट समूह और कहाँ जुड़ जाएगा? पहले कार्बन से और जुड़ जाएगा। तो 2 फास्फेट समूह जुड़ गए, एक तो यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया,
तो 2 फास्फेट समूह जुड़ने से ये क्या बन गया, डाई फास्फेट बन जाता है। ये जो प्रक्रिया है यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ये प्रथम स्टेप हो गई हमारी। जो अपन ने 10 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा है। उनमें से पहला आता है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। जो फास्फोरिलीकरण का मतलब होता है फास्फेट समूह का जुड़ना। तो एक फास्फेट समूह यहाँ जुड़ गया, एक फास्फेट समूह यहाँ पे जुड़ जाता है। दूसरी स्टेप हमारी आती है जिसे हम बोलते हैं कि भाई जो दूसरा जो अपना स्टेप है फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का पीजीएल के 2 अणुओं में विघटन। दूसरा स्टेप आएगा हमारा कि जो फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु है इसका पीजीएल में विघटन। इसको यहां लिख देते हैं, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज का पीजीएल के 2 अणुओं में विघटन। 2 अणुओं में विघटन, पीजीएल के 2 अणुओं में विघटन कैसे होगा। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट है। यह एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम काम में आएगा यहाँ पे, एल्डोलेज एंजाइम काम में आएगा। और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह 3PGAL, यानी 3PGAL का मतलब है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर टूट जाता है। और ये आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अंतः परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये दोनों जो अणु हैं वो 3-3 कार्बन वाले हैं, अर्थात यहाँ तक का जो 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट था वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में पीजीएल व डीएचएपी में बदल जाता है। अब ये डीएचएपी भी है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में पीजीएल बना लेता है। इस तरह फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज से पीजीएल के कितने अणु बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। कौन सी स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप, और ये हमारी सेकंड स्टेप यहाँ पे संपन्न हो जाती है। अब हमारी जो थर्ड स्टेप है उसको हम बोलते हैं कि भाई फ्रक्टोज, ये जो पीजीएल के 2 अणु बने हैं उन पीजीएल के 2 अणुओं से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, यानी यहाँ से हमारी तीसरी स्टेप स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी, कि भाई जो पीजीएल है, पीजीएल से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। ये तीसरी स्टेप यहां से हमारी शुरू होगी। हाँ जी, तीसरी स्टेप को देखते हैं। ये जो पीजीएल है ये हाइड्रोजन फास्फेट H3PO4 की उपस्थिति में, हाइड्रोजन फास्फेट की उपस्थिति में यहाँ पे से एक फास्फेट समूह और निकल जाएगा
और PgAl है 1,3 DiPgAl में बदल जाएगा। अर्थात ये एक एक अणु थे, अब ये DHAP भी इसमें बदल गए PgAl में, तो 2 PgAl के अणु बन गए। तो 2 ही क्या बन जाएंगे, 2 1,3 DiPgAl फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, यानी 2 क्या बन गए, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन जाते हैं। ये जो 1,3 DiPgAl है ये 3 कार्बन वाला है, 3 दूनी 6 कार्बन हो गए। तो H3PO4 से एक जो फॉस्फेट समूह है वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, 3PgAl के साथ जुड़ जाता है। ठीक है भाई। अब ये जो 1,3 DiPgAl है, 1,3 DiPgAl है, वह डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, दो NAD प्लस को 2 NADH2 में बदल देगा। 2 NAD प्लस को 2 NAD यानी NAD का अपचयन हो जाएगा, 2 NAD का अपचयन कर देगा, अर्थात 2 NADH2 बनाते हुए, 2 NADH2 बनाते हुए, कहने का मतलब है 1,3 DiPgAl के 2 अणु 2 NADH2 बनाते हुए डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से इससे हटा करके NADH2 के साथ जोड़ दिए, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 DiPgA का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ये यहां से यहां लिख देता हूं, 1,3 DiPgA, PgA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी कितने अणु बना लिए, 2 अणु बना लिए, और ये भी कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। अब ये 1,3 डाई जो PgA है, 1,3 DiPgA अर्थात 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 ATP बनाते हुए, क्या बनाते हुए, 2 ATP, यानी ADP से यहाँ पे ATP बनेंगे। वहां ATP काम आए थे, यहाँ ATP बन रहे हैं। 2 ATP बनाते हुए 3PgA का निर्माण करता है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है डाईफास्फोग्लिसरोकाइनेज, डाईफास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। अब ये जो 3PgA बना, ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2PgA का निर्माण करता है, यानी ये तीसरे कार्बन के ऊपर जो फास्फेट समूह था वो दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाता है। ये भी कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, और ये भी कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। अब ये जो 2PgA है, ये इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन क्रिया द्वारा, जल अपघटन क्रिया द्वारा फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करता है।
ये फास्फोइनोल पायरुवेट भी कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। अब ये फास्फोइनोल पायरुवेट है, ये फिर से 2 ATP बनाते हुए 2 ATP बनाते हुए किस में बदल जाएगा? कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति। पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ये भी 3 कार्बन वाला है। दोबारा से समझते हैं इसको, पूरे प्रोसेस को। ये 3 स्टेप हो गई। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, और यहां से लेके और यहां तक, ये यहां से लेके और यहां तक ये तीसरी स्टेप। तो देखो, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण यानी ग्लूकोज का जो एक अणु है वो एक एटीपी का उपयोग करते हुए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक अणु फिर से एक एटीपी का उपयोग करते हुए फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में बदल जाता है। ध्यान रखना, एक एटीपी यहाँ काम आया, एक एटीपी यहाँ पे काम आया, और 2 NADH2 यहाँ बने हैं, और 2 ATP यहाँ बने हैं, और 2 ATP यहाँ बने हैं। तो काम तो 2 ATP आ रहे हैं, बन रहे 4 ATP। तो शुद्ध लाभ 2 तो ATP का हो रहा है, 2 NADH2 का हो रहा है यहाँ पे। तो अपन ये बात बाद में देखेंगे। तो पहली स्टेप हो गई हमारा ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। अब दूसरी स्टेप क्या है हमारा कि फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज से PGAL के 2 अणुओं का निर्माण। तो इसमें क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 PGL व DHAP के एक एक अणुओं का निर्माण करता है। ये एक एक अणु बने हैं, एक एक अणुओं का निर्माण करता है। और जो PGL और DHAP है ये ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज, ये ट्रायोज फास्फेट है, ट्रायोज फास्फेट एंजाइम है। ये आइसोमरेज यानी ये भी, इनके भी संरचना सूत्र है वो डिफरेंट है, इसलिए ये अपने समावयवी 3 PGL में रूपांतरित हो जाता है। कौन से? ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तीसरा है, तीसरी स्टेप यहां से स्टार्ट होती है कि भाई पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। तो जो 3 PGL के जो 2 अणु बने हैं 3 PGL के, ये भाई DHAP भी 3 PGL में बन जाएगा। तो 3 PGL है वो हाइड्रोजन फास्फेट की उपस्थिति में 1,3 डाई PGAL का निर्माण करता है। यहाँ पे जो फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल से निकले हाइड्रोजन परमाणु ये किससे? NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD से NADH2 का निर्माण होता है। और ये 1,3 डाई PGAL है वो 1,3 डाई PGA में बदल जाता है। 1,3 डाई PGA है वो 2 ATP बनाते हुए डाई फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 PGA के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अब ये जो 3 PGA है वो फास्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 PGA में बदल जाएगा। अब ये 2 PGA है, ये इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन क्रिया द्वारा फास्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाता है। और जो फास्फोइनोल पायरुवेट के जो 2 अणु हैं
ये फिर से 2 एटीपी का निर्माण करते हुए पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो संपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, इनको हम संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे शुरुआत में हमारे पास ये ग्लूकोज था, ठीक है, इसके साथ में हमारे काम क्या क्या है, एक एटीपी यहाँ पे, एक एटीपी यहाँ पे, यानी 2 एटीपी काम में, ठीक है। और 2 एडीपी यहाँ काम आए और 2 एडीपी यहाँ काम में आए, यानी 4 एडीपी, 4 एडीपी। और ये फास्फेट समूह यहाँ पे भाई 2 पीजीएल हैं, तो एक के साथ एक जुड़ेगा, एक के साथ एक जुड़ेगा, यानी 2 फास्फेट समूह, 2 फास्फेट समूह। इसको अपन सीधा P2 लिख रहे हैं, ऐसे फास्फेट समूह का PO4 3- होता है, ठीक है। फास्फेट समूह प्लस 2 NAD प्लस 2 NAD प्लस, ये तो हमारे क्रिया कारक है, यानी काम आ रहे हैं। अब बन क्या क्या रहे हैं? बन रहे हैं 2 तो पायरुविक अम्ल बन रहे हैं, यानी C3H4O3, ये पायरुविक अम्ल हो गए। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बन गए? 2 अणु, प्लस 1 एडीपी यहाँ पे, 1 एडीपी यहाँ पे, 2 एडीपी, ठीक है। 4 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पे, 2 एटीपी यहाँ पे, 4 एटीपी, 2 NADH2, NADH2 और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं, जो कहाँ से? PO4 से, यहाँ से हाइड्रोजन से निकलते हैं, यानी हाइड्रोजन फास्फेट से निकलते हैं ना, वो 2 हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारी संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हम संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज है, ये पायरुविक अम्ल है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने, 2 एटीपी काम में आए, 4 एटीपी बने, यानी शुद्ध लाभ, ये तो 2 तो एटीपी का शुद्ध लाभ हो गया, प्लस भाई 2 NADH2 का शुद्ध लाभ हो गया, 2 NADH2 का क्या हो गया? शुद्ध लाभ होता है। अब हमारा टॉपिक आता है ग्लाइकोलाइसिस का सार। ग्लाइकोलाइसिस का सार, यानी सारांश क्या है इसका? हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के, यानी एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं, पायरुविक अम्ल के बनते हैं 2 अणु। दूसरा हमारा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी, इस प्रक्रिया में 4 एटीपी, कितने एटीपी? 4 एटीपी बनते हैं, वह 2 एटीपी ये तो बनते हैं और 2 एटीपी काम आते हैं, 2 एटीपी काम आते हैं। इस तरह जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ कितने का हो गया? 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, क्योंकि 4 बने, 2 काम में आ गए, तो 2 बच गए शेष। शुद्ध लाभ 2 एटीपी का होता है। अगली बात करें हम, तो भाई 1,3-डाई PGL से 1,3-डाई PGA बनते समय 2 NADH2, यानी 2 NADH2 का निर्माण होता है। एक NADH2 से,
ये 2 NADH2 बने, एक NADH2 से ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 3 ATP। तो 2 NADH2 से अतः 2 NADH2 से कितने ATP बन गए? कुल 6 ATP बनते हैं। कुल 6 ATP का निर्माण होता है। इस जो प्रक्रिया में, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ना तो O2 काम आती है और ना ही CO2 का निर्माण होता है। यानी ना तो O2 काम में आएगी और ना ही CO2 यहाँ पे बनती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बने मध्यवर्ती जो यौगिक हैं वो अन्य प्रक्रियाओं में भी काम आते हैं। जो मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं वे मध्यवर्ती यौगिक अन्य प्रक्रियाओं में भी काम आते हैं। इस कारण इन्हें ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म कहते हैं। ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म कहते हैं। जैसे PGL ग्लिसरॉल के संश्लेषण में काम आता है। अगर एग्जाम्पल लें, PGL है वो ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन में काम आता है। हाँ जी। अब ये जो पायरुविक अम्ल बना है ये आगे चल करके किस तरह से क्रिया करता है, इस टॉपिक को हम पायरुविक अम्ल का भविष्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुविक अम्ल का भविष्य, यानी आगे चल के पायरुविक अम्ल का क्या किस तरह से काम में आएगा। तो टॉपिक है हमारा पायरुविक अम्ल का भविष्य। हाँ जी। EMP पथ का अंतिम उत्पाद अर्थात ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या हुआ? पायरुविक अम्ल हुआ। कौन हुआ? पायरुविक अम्ल हुआ, जो O2 की उपलब्धता व अनुपलब्धता के आधार पर 4 तरह से विघटित होता है। कितने तरीके से विघटित होता है? 4 तरीके से। ये जो पायरुविक अम्ल है O2 की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के आधार पर 4 तरह से विघटित होता है। कैसे कैसे समझना। O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? CO2 बनेगी, जल का निर्माण होगा, ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी? CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। किसकी उपस्थिति में पायरुविक अम्ल? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरी बात, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में क्या होता है भाई? अल्कोहल का निर्माण होता है, अनुक्षी से CO2 बनती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया कि O2 की अनुपस्थिति में अल्कोहल बने, CO2 बने, ऊर्जा का निर्माण हो। O2 की अनुपस्थिति में इसके बजाय दूसरी क्रिया भी हो जाती है जहां पे लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और कम मात्रा में ही ऊर्जा बनती है। ये तीसरा तरीका हो गया। ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया। और चौथे तरीके से अमीनो अम्लों का निर्माण हो जाए। पायरुविक अम्ल से क्या बन जाए? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों का संश्लेषण हो जाए।
यानी पायरुविक अम्ल 4 तरीके से काम आ रहा है। O2 की उपस्थिति में तो ये बना रहा है, O2 की अनुपस्थिति में ये दोनों बना रहा है। और अगर पायरुविक अम्ल है वो सीधे अमीनो अम्लों के संश्लेषण में काम में आ जाए, जैसे एनेलिन ये बन गया अमीनो अम्ल। ये चौथा तरीका हो गया, ये चौथा तरीका। यानी पायरुविक अम्ल का जो भविष्य है अर्थात ईएमपी पथ का अंतिम जो उत्पाद पायरुविक अम्ल है वो O2 की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के आधार पर 4 तरह से विघटित होता है। कैसे कैसे? O2 की उपस्थिति में CO2 जल बन जाए, ऊर्जा बन जाए, एक तरीका। O2 की अनुपस्थिति हो तो 2 तरीके आएंगे, एक तो अल्कोहल बने, CO2 बने और ऊर्जा बने, लैक्टिक अम्ल बने और ऊर्जा बने, ये तीसरा तरीका हो गया। और पायरुविक अम्ल सीधे अमीनो अम्लों के संश्लेषण में काम आ जाए, ये चौथा तरीका हो जाता है। हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस के सार को एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में या ईएमपी पथ में कुल 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी काम आते हैं। इस तरह शुद्ध लाभ 2 एटीपी का होता है। शुद्ध लाभ कितने एटीपी का होता है? 2 एटीपी का। 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। एक NADH2 से ETS के द्वारा 3 एटीपी बनते हैं, अतः 2 NADH2 से कुल 6 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ना तो O2 काम में आती है और ना ही CO2 बनती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में बने मध्यवर्ती उत्पाद अन्य क्रियाओं में भी काम आ जाते हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म कहते हैं। जैसे PgAl है वो ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण में काम आ जाता है। फिर हमारा अगला आया पायरुविक अम्ल का भविष्य। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है, वो O2 की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर अलग अलग तरीके से टूटता है। O2 की उपस्थिति में CO2, H2O और ऊर्जा बनाता है, ये पहला तरीका। O2 की अनुपस्थिति में अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनाता है, ये दूसरा तरीका। O2 के अभाव में क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल, जिससे मांसपेशियां दर्द करने लग जाती हैं, लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनती है, ये तीसरा तरीका। और सीधा पायरुविक अम्ल है वो अमीनो अम्लों के संश्लेषण में काम आ जाए, ये चौथा तरीका। कल इस पाठ के जो अगले टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।